एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपका फर्स्ट पोम टर्म 1 के लिए रिवीजन करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में अच्छे से बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो पोम होगा, इस पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या है, चलो पहले तो आपके यहाँ पे 4 पोम्स आने वाले हैं। क्या क्या आने वाले हैं? डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस एंड द बॉल पोम बाय जॉन बेरीमैन। ठीक है ना। तो चलो पहला पोम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा पोम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज के साथ ये पोम हमारे सामने पेश किया है। किसने? हमारे बहुत ही ग्रेट, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही नेचर लवर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक नेचर लवर थे, ठीक है। और उनकी जो पोम्स होती थी ना, वो बेसिकली नेचर पे बेस्ड होती थी। यानी अधिकतर वो क्या करते थे कि नेचर से रिलेटेड ही सारी चीज़ें लिखते थे, और उससे वो हमें कोई ना कोई एक सोशल मैसेज दे जाते थे, ठीक है। तो इस पोम में भी एक बड़ा ही सिंपल सा लेकिन मीनिंगफुल सोशल मैसेज दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स रीड द पोम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग इस पोम को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो एक बार की बात है, हमारे पोएट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल से गुजर रहे थे। वो एक बहुत ही पेंसिव मूड में थे, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत ही बुरे मूड में थे। उनका मूड बड़ा ही ख़राब था, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें यार, क्या करें ऐसे करके, ठीक है। तो वो एक जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन गुजरते गुजरते वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे। अब ये हेमलॉक ट्री क्या है भाई? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है। तो उस हेमलॉक ट्री के नीचे से वो गुजर रहे थे, और जैसे ही वो उसके नीचे पहुँचे, कहीं से एक क्रो आता है और आकर वो क्या करता है, उस हेमलॉक ट्री के ब्रांच को शेक कर देता है, उसको हिला देता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो जमा हुआ स्नो था, वो स्नो हमारे पोएट के हेड पे आके गिरता है, और जैसे ही हेड पे आके गिरता है, पोएट का पूरा मूड चेंज हो जाता है। हमारे साथ भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ का ना बहुत बड़ा मैसेज होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ना कई बार होती तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत बड़े चेंजेस क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे उस स्नो का गिरना पोएट के हेड पर, उसने क्या किया, पोएट के पूरे दिन को बचा दिया, पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, र्यूड, बिटरली रिग्रेट समथिंग, यानी बाद में पछताने से बचा दिया, बर्बाद होने से बचा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ टर्म पूछा गया है, चलो इसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं कि आखिर इसमें टर्म क्या है। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द डस्ट ऑफ स्नो इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द नेचर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय। यानी एक ऐसा पोम है जो हमको ये सिखाता है कि ये नेचर जो है ना, वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय है, हैप्पीनेस है। द पोएट एक्सप्लेन्स थ्रू द पोम दैट व्हेन ह्यूमन फील्स डिप्रेस्ड, मेलंकली और डिजेक्टेड, द मदर नेचर प्रोवाइड्स हिम विद सेल्फलेस लव। यानी ये पोम हमें सिखाती है कि जब भी हम, ध्यान से समझना बच्चों, जब भी हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, सैड फील करते हैं, तो उस समय ये हमारी मदर नेचर जो है वो क्या करती है, हमें सूद करती है। सूद करने का मतलब क्या होता है? हमें शांत करती है, वो हमें अपना सेल्फलेस लव देती है, ठीक है। इट रिमूव्स ऑल द नेगेटिविटी एंड ग्लूम फ्रॉम द पर्सनस माइंड। और ये नेचर क्या करता है, जितना भी किसी इंसान के माइंड में जो दुख है, जो दर्द है, इन सबको भुला देता है। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगते हैं, तो हम कोई पेड़ के नीचे चले जाते हैं, या फिर हम कोई फील्ड में चले जाते हैं, आराम से बैठे रहते हैं और इस नेचर की तरफ देखते रहते हैं, और हमारा माइंड शांत हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी बोला गया है कि नेचर का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। द पोम कन्वेज अ मैसेज दैट नथिंग इन नेचर इज़ अगली, इनऑस्पिशियस और नेगेटिव। और ये पोम हमें ये डील करती है कि हमारे नेचर में कोई भी इनऑस्पिशियस नहीं है, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, और कोई भी चीज़ अगली नहीं है। यानी देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, हमारा देश भारत जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशन से भरा हुआ है। देखे होगे आपने कई बार कि आपके सामने से अगर कोई बिल्ली गुजरती है तो वो बोलेगा कि अरे भाई
मत जाना, बिल्ली रास्ता काट दी है, ठीक है। अगर लिजार्ड आपके शरीर पे गिर जाएगा तो आपके पेरेंट्स कहेंगे भाई जाके नहा लो, भाई नहीं बोलेगा सीधा बोलेगा जाके नहा लो, ठीक है। तो ये बहुत सही चीज़ होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, और सुना रहा हूँ ठीक है। दूध अगर हाथ से गिर गया तो बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो भरी पड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता रियल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है। क्रो को इनऑस्पिशियस माना जाता है। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, लेकिन इन्हीं दोनों के वजह से हमारे पोएट का पूरा मूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो भाई बताओ ये इनऑस्पिशियस कैसे हुआ? अगर इनऑस्पिशियस होता तो मूड तो चेंज नहीं होना चाहिए था ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या बोला है? पोएटिक डिवाइस, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इस पोएम से पूछने वाली है। सबसे पहले तो आपकी राइमिंग स्कीम क्लियर होनी चाहिए, और राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं वो आपको मैं अभी सिखाता हूँ। ये देखो, राइमिंग स्कीम निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पोएम को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि ये, एक मिनट, ये आपका सबसे पहले लिखा हुआ है क्रो, तो क्रो को हमने ए मान लिया। अब स्नो, ये भी ए मान लिया क्योंकि ये दोनों का जो साउंड हो रहा है वो एक जैसा ही आ रहा है, ठीक है। मी एंड ट्री, ये ऐसे मान लिया। तो ये वाला जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी। इज इट क्लियर? चलो दूसरा स्टैंजा देखते हैं। इस स्टैंजा को हम लोग निकालते हैं। हार्ट पार्ट ए ए, मूड र्यूड बी बी। तो इस स्टैंजा का भी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। तो भाई यहाँ पे अगर हमसे राइमिंग स्कीम पूछा जाए इस पोएम का, तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम हमारा क्या हो जाएगा? ए बी एंड सेकेंड स्टैंजा का भी ए बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड शुरू में ही बार बार रिपीट होता है, जैसे बाउंसिंग बनीज, ब, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे भाई पूरे के पूरे पोएम में कहाँ एलिट्रेशन हो रहा है, जैसे कि देखो, सेव्ड सम, तो स का साउंड आ रहा है, एस का साउंड है। हैज़ हार्ट, तो एच का साउंड है। तो इन दोनों जगह में, पूरे पोएम में सिर्फ यही दो जगह है जहाँ पे आपके एलिट्रेशन हो रहे हैं, और ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंबलिज्म, ठीक है। अब आप पूछोगे यार ये सिंबलिज्म क्या है? कई बार ना पोएट जो होते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो आपको सिंबलिज्म क्रिएट करते हैं। डैट मीन्स वो होता कुछ और है लेकिन बताता कुछ और है। तो यहाँ पे जो क्रो है, हम कह सकते हैं क्रो है, हेमलॉक ट्री है, या डस्ट ऑफ स्नो है, ये सारे को यहाँ पे एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो क्रो को, हेमलॉक ट्री को अशुभ माना गया है, ठीक है। इट इज़ टाइप ऑफ डिजेक्शन, ग्लूम या डिप्रेशन कहा गया है। और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएट के लिए अच्छा है, वो ऑस्पिशियस था, जो गिरा वो उनका मूड बदल दिया। तो ऐसे ही इनको एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया। डैट मीन्स यहाँ पे पोएटिक डिवाइस में सिंबलिज्म का भी यूज़ किया गया, ठीक है। अभी और सुनिए, और सुना रहा हूँ, भागना मत अभी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, इंजैबमेंट में बच्चों क्या होता है? इंजैबमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई पोएम का एक लाइन कंटिन्यू होकर दूसरे लाइन में भी चला जाता है तो उसको हम लोग इंजैबमेंट कहते हैं। जैसे कि ये पोएम में पूरा इंजैबमेंट हुआ, देखो ये लाइन के लास्ट में कहीं भी कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट हुआ, यहाँ इंजैबमेंट हो रहा है, यहाँ इंजैबमेंट है, यहाँ इंजैबमेंट है, ठीक है। फिर आते दूसरे में, यहाँ भी इंजैबमेंट है, यहाँ भी इंजैबमेंट है, और यहाँ भी इंजैबमेंट है। तो इंजैबमेंट का मतलब क्या हुआ? इंजैबमेंट तब होता है जब कोई भी पोएम का कोई भी लाइन कंटिन्यू होकर दूसरे लाइन में चला जाता है विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स। कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंस। तो बच्चों कॉन्सोनेंस में क्या होता है? कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो रिपीट होता है। अब आप पूछोगे सर एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस में क्या डिफरेंस है? तो एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड शुरू में ही बार बार रिपीट होता है, और कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बीच में एंड लास्ट में रिपीट होता है, शुरू में रिपीट नहीं होता। So we can say that alliteration is also a type of consonance, but consonance is not a type of alliteration, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पूरे के पूरे पोएम में जो कॉन्सोनेंस हो रहा है वो इस जगह पर है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना भूल गया,
तो र्यूड एंड हैड, हैड र्यूड, ड, तो ड का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंस हो रहा है। तो लेट्स सी कि एजोनेंस कहाँ पे हो रहा है भाई। तो भाई कॉन्सोनेंस जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीट होने से होता है, तो एजोनेंस क्या होगा, जस्ट उल्टा, ववेल साउंड के रिपीट होने से। ववेल का साउंड अगर रिपीट होता है ए ई आई ओ यू तो वो होता है हमारा कॉन्सोनेंस। तो देख सॉरी एजोनेंस। तो देखो यहाँ पे डाउन ऑन, डाउन ऑन, तो ई मत समझ लेना, यहाँ पे शुक लिखा हुआ ऊ, ओ देखकर मत समझ जाना, यही बहुत बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे। लेटर को देखकर नहीं समझना, साउंड को देखना है, ठीक है। डाउन ओ, ठीक है, ऑन ऐसे करके आ रहा है, वो तो शू हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, अलग हो गया। तो यहाँ पे डाउन एंड ऑन, इनमें यहाँ पे हमारा एजोनेंस हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के पूछे जाएंगे। पहले आपके यहाँ पे एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेट टू द एक्सट्रैक्ट। आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि कई बार नॉट लगा देता है पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और गलती करके बैठ जाते हैं। तो इनमें बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा लाइन है जो इस पोम से रिलेटेड नहीं है, यानी इसमें उल्टा बताया गया। तो देखते हैं, द क्रो शुक द ब्रांच ऑफ द ट्री, क्रो ने उस ट्री के ब्रांच को हिलाया, हाँ भाई सही है, तो ये होगा। द स्नो फ्लेक्स फेल ऑन द पोएट, वो जो डस्ट था वो एक स्नो फ्लेक के जैसा था, वो उनके हेड पे आके गिरा, ये बात भी बिल्कुल सही है। द लिप्स ऑफ द ट्री शेड डाउन ऑन द पोएट, उस पेड़ ने पोएट के सर पे लिप्स गिरा दिए, पत्ते गिरा दिए, क्या ये सही है? नहीं है ना, तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर, ये हमारा यहाँ पे नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं, इट वॉज अ हेमलॉक ट्री, तो वो ट्री कौन सा था? हेमलॉक ट्री था, तो ये भी करेक्ट है। डैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन टिक होगा, ठीक है। डैट मीन्स कि वहाँ पे वो पेड़ की पत्तियाँ नहीं गिराता। चलो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन, पिक द टर्म दैट इज नॉट सिमिलर टू शुक। कोई ऐसा आपको टर्म यूज करना है जो शुक का मतलब नहीं हो सकता, जैसे उसके अगल बगल भी नहीं आ सकता। तो शुक का मतलब क्या होता है? हिलाया। तो देखते हैं, शेक मतलब हिलाना, चलो सही है। ट्रेम्बल का मतलब भी हिलाना, कांपना, ठीक है। शिवर का मतलब भी होता है कांपना, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्टेडी, ठीक है, यानी स्थिर। स्थिर को हम लोग कहते हैं स्टेडी। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड दैट इज द हेमलॉक ट्री इज रिलेटेड टू। आखिर यहाँ पे हेमलॉक ट्री को किस चीज़ से रिलेट किया गया है? हैप्पीनेस से, नेगेटिविटी से, स्प्रिंग सीजन से, या बैरन लैंड से? तो वेरी सिंपल, हेमलॉक ट्री है भाई, तो नेगेटिविटी से ही रिलेट किया गया है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि हेमलॉक ट्री एंड क्रो इन दोनों को नेगेटिव बोला गया है, इस पोएम में इनऑस्पिशियस माना गया था, जिसके वजह से ही पोएट सोच रहे हैं, पोएट नहीं सोचा पर हम ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव चीज़ें हमारे लाइफ में सिर्फ नेगेटिव ही इम्पैक्ट डालती है, पर दुनिया में कोई भी चीज़ें नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्ट ऑफ स्नो इज रिफर्ड टू। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यहाँ पे क्या है? मिस्ट है, डस्ट ऑफ ब्रांचेज है, स्नो रेसिड्यू है, या स्नो फ्लेक्स है? तो अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा स्नो फ्लेक्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ना। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द राइमिंग ऑफ दिस और राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या है? तो अभी मैंने बताया था ए बी, ढूंढो कहाँ है ए बी, ये फर्स्ट में हो गया आपके आंसर, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको बनाना है और ट्राई करना है, और अगर आप कहोगे, नीचे कमेंट करोगे, तो मैं ये पूरा का पूरा जो मैंने पीपीटी बनाया हुआ है वो मैं आपको क्या करूँगा, शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ की मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए बच्चों लाइट तो यहाँ पे चली गई है, पर आप अच्छे से बने रहना और अच्छे से बनाते रहो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द चेंज दैट द पोएट मेंशंस हियर। मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप आराम से बनाते रहो। हु हैड रूइंड द पार्ट ऑफ दिस डे। आखिर पोएट के दिन को किसने बर्बाद किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइमिंग स्कीम ऑफ द एबव लाइन्स। जो अभी लाइन मैंने दिया था उसका राइमिंग स्कीम क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट, हाउ डिड द पोएट फील व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। आखिर पोएट को कैसा फील होता है जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आकर गिरता है।
एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन दिस पोम? इनमें से ऐसा कौन सा पोएटिक डिवाइस है जिसका पूरे के पूरे पोम में कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है? एंड थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों को ज़रूर इससे कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा। तो ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें, बने रहें चैनल पे, अपना प्यार बरसाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।